अच्छा जी, सम कंटेम्परेरी एप्लीकेशंस ऑफ सिक्योरिटीज, जो मौजूदा असरी ज़माने की कुछ एप्लीकेशंस हैं इन्हीं सिक्योरिटीज के ऊपर, रहन के ऊपर। मिसाल के तौर पर लेटर ऑफ गारंटीज, तो कहते हैं लेटर्स ऑफ गारंटी क्या है? इट इज नॉट अ परमिसिबल लेटर ऑफ गारंटी, बुनियादी तौर पर इसको हम बैंक गारंटी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बैंक गारंटी भी कहते हैं। ये नॉर्मली बैंक गारंटी देता है कि भाई ये जो चीज आपसे खरीद रहा है इसकी अदायगी ये करेगा, और अगर ये नहीं करेगा तो बैंक जिम्मेदार है, आपको उसकी अदायगी हो जाएगी। तो ये नॉर्मली सेलर को दी जाती है, सेलर के फेवर में होती है, और बायर अपने बैंक को कहता है कि मुझे एक गारंटी दे दें। तो सूदी बैंक नॉर्मली वो ये गारंटी लेटर देते हैं और उसको वो चार्ज करते हैं बाकायदा। और इसके ऊपर दो चीजें होती हैं, एक कवर होता है, कवर पीरियड कभी कितने अरसे का, और दूसरा ये भी होता है कि अभी कितनी गारंटी है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है। जितना जितना अमाउंट बढ़ती जाती है उसके चार्जेस भी क्या होते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं इट इज नॉट परमिसिबल, ये जायज नहीं है टू टेक रिमनरेशन। रिमनरेशन का मतलब होता है रिवार्ड, मुआवजा, जिसको रिवार्ड मुआवजा जिसको आप कहते हैं। ये जायज नहीं है कि मुआवजा लिया जाए फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ गारंटी, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो गारंटी है ये कौन सा अक्द है? अक्द दो तरह के होते हैं, एक होता है कम्यूटेटिव जिन्हें उकूद मुआवजात कहते हैं, और एक होते हैं स्टेचूटरी जिनको हम कहते हैं उकूद तबर्रुआत। तो ये तबर्रुआत में आता है जिसकी वजह से इसका मुआवजा लेना जायज नहीं है। सो वेदर इट इज विद कवर और विदाउट कवर, खा वो ये इसके अंदर आपने उसका कवर जो है वो मेंशन किया हुआ था या मेंशन नहीं किया हुआ था, कितने पैसे हम इससे वसूल करेंगे या नहीं करेंगे। इफ द रिमनरेशन इज इंटेंडेड, अगर वो कहते हैं कि ये जो मुआवजा है इसकी नीयत ये की गई थी कि एज ए कंसिडरेशन, ये मुआवजा हम किस बात का ले रहे हैं? हम जमानत का ले रहे हैं। किसका मुआवजा ले रहे हैं? जमानत का मुआवजा ले रहे हैं। एक होता है लेटर का मुआवजा, एक है लेटर का मुआवजा, और एक है जमानत का मुआवजा। वो कहता है और नियत भी वो ये करते हैं कि किसका मुआवजा है? ये जी जमानत का मुआवजा है। यार हमने एक खत लिखा, उस खत लिखने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना पड़ा, तो उस खत के जारी करने के हमें जो प्रोसीजर के खर्चे हैं वो दे दें। एक तो ये बात है। हाँ, जो हम इनको हम कहते हैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, वो तो इस्लाम इजाजत देता है, शरिया की जितने होंगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक है जी हम जमानत की आपको देंगे, वो कहते हैं, वो कहते हैं इस बात की है कि भी हम जमानत की गारंटी आपसे रिमनरेशन ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसकी जायज नहीं है। सिंस द अमाउंट गारंटीड and the duration of the guarantee are usually taken into consideration in computing remuneration। और वो कहते हैं since, ताहम क्या किया जाता है कि अमाउंट गारंटीड, जिस अमाउंट की गारंटी दी जा रही है और जिस ड्यूरेशन की गारंटी दी जा रही है, ठीक है, वो दोनों के दोनों कंसिडरेशन में रखे जाते हैं, उनको शुमार किया जाता है। कब? इन कंप्यूटिंग दी रिमनरेशन, मुआवजे की अंदाजा लगाने में। हाँ भाई, हम कितना वसूल करेंगे आपसे, ये अंदाजा लगाने के लिए दो चीजों को काउंट करते हैं। हाँ भाई, एक तो ये वक्त कितने की गारंटी है और दूसरा कितनी अमाउंट की गारंटी है। ये दोनों चीजों को सामने रखकर रिमनरेशन तय किया जाता है। तो इस वजह से शरीयत ने लेटर ऑफ गारंटी की इजाजत नहीं दी, क्योंकि इसके अंदर आप ये जो है वो सूद वसूल करते हैं और इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। Asking an applicant for a letter of guarantee to bear administrative expenses incurred in issuing a letter of guarantee of either type, preliminary or final, is permissible in Sharia, provided remuneration for such expenses do not exceed the commission that others would charge for such services। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि देखें, एक है preliminary, इसको हम temporary गारंटी भी कहते हैं, इसको हम टेम्परेरी गारंटी भी कहते हैं। इधर अरबी में देखिएगा इसे क्या कहा गया है, 6/1/2, मुझे दिखाइएगा। अच्छा, 6/1/2 शुरू या प्रिपरेशन
documentary credit. अल-इब्तिदाई वल इंतहाई, अच्छा अल-इब्तिदाई वल इंतहाई प्रिलिमिनरी, इसी को टेम्परेरी भी कहते हैं, इनिशियल भी कहते हैं, इसी को इनिशियल गारंटी भी कहते हैं और टेम्परेरी गारंटी भी कहते हैं। और नॉर्मली ये गारंटी जो दी जाती है ना, ये उस देन और डेट के और कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने से पहले गारंटी दी जाती है। ये कब दी जाती है? लेटर ऑफ गारंटी जब बैंक कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले देता है कि जनाब ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप इसके साथ जो मुआहदा करोगे उसके अंदर ये जो डेट बनेगा हम उसकी गारंटी देते हैं। हाँ, और फाइनल गारंटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है और वो अगला बंदा गारंटी मांग रहा होता है, तो फिर वो बैंक से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि जनाब मुझे ये गारंटी दे दें, तो उसे कहते हैं फाइनल गारंटी, कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दी जाती है। ठीक है, तो वो ये बात कर रहा है कि गारंटी खा किसी भी किस्म की हो, गारंटी खा किसी भी किस्म की हो, इस्लामिक बैंक के लिए ये जायज है कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले सकती है, इज परमिसिबल है, प्रोवाइडेड बशर्ते के द रिमनरेशन फॉर सच एक्सपेंसेस डू नॉट एक्सीड द कमीशन। वो कहते हैं कि ये जो मुआवजा लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, ये बराबर उससे ज्यादा, उस कमीशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो नॉर्मली उर्फ में सूदी बैंक वसूल कर रहे हैं कमीशन। बात समझ आ गई? अगर उसके बराबर या उससे ज्यादा हो गया तो उसका क्या मतलब होगा कि भाई आप कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ने की बात कर रहे हो, बात तो आप सेम कर रहे हैं, बस ये है कि वो कमीशन के नाम पे वसूल कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पे वसूल कर रहे हो, तो इस वजह से इसकी इजाजत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट के यही मतलब है, तो प्रोवाइडेड द रिमनरेशन फॉर सच एक्सपेंसेस डू नॉट एक्सीड द कमीशन दैट अदर्स वुड चार्ज फॉर सच सर्विसेज, कि दूसरे जो इस तरह की खिदमत देने पर चार्ज करते हैं वो रिमनरेशन, वो मुआवजा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस्लामी बैंक कहता है कि जनाब हमने आपको ये लेटर ऑफ गारंटी दी, हमारे इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट आ गई है 10,000 रुपए, लिहाजा आप हमें 10,000 रुपए देंगे। मार्केट में पता किया तो बिल्कुल उसी तरह की गारंटी सूदी बैंक जो दे रहे हैं वो भी 10,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? भैया आप वो कमीशन वसूल कर रहे हैं जमानत का, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे डाल रहे हो, तो बात तो सेम है, लिहाजा ये इजाजत नहीं होगी। अब बात समझ आ गई? Where full or partial cover is provided, it is permissible in estimating the expenses for issuing a letter of guarantee to take into account anything that will reflect the actual service to be rendered in providing a cover for the transaction. वो कहते हैं खा किसी जगह पर मुकम्मल कवर दिया गया था या पार्शल नामुकम्मल जो है वो कवर जो मशरूत था, ये जायज है इन एस्टिमेटिंग कि वो अंदाजा लगाएं उन अखराजात का जो कि उस लेटर ऑफ गारंटी को इशू करने के लिए होता है, टू टेक इनटू अकाउंट एनीथिंग दैट विल रिफ्लेक्ट द एक्चुअल सर्विस टू बी रेंडर्ड इन प्रोवाइडिंग ए कवर फॉर द ट्रांजैक्शन, ताकि उस ट्रांजैक्शन का जो खर्च एक्सपेंसेस हुए हैं वो उस खिदमत, वो जो उन्होंने सर्विस दी है उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसका मुकम्मल अंदाजा लगाया जा सके। हाँ, हमारे इस लेटर पर मिसाल के तौर पर बैंक ने लेटर ऑफ गारंटी दिया और साथ में ये कहा जी देखें लेटर ऑफ गारंटी के लिए तो हमने बंदे भी हायर किए हुए, उनकी तनख्वाह भी तो है। भाई क्या सिर्फ इस लेटर ऑफ गारंटी को रखने के लिए आपने उसकी तनख्वाह मुकर्रर की हुई है, या सिर्फ इस लेटर को लिखने के लिए वो बैठा हुआ? वो तो आपका और भी काम कर रहा है। इस वजह से ये इजाजत नहीं है कि आप किसी बंदे की तनख्वाह का भी पैसा उसके ऊपर डालें। बस समझ आ गई? तो इस वजह से कहते हैं कि नॉर्मली आप वो सिर्फ एक्सपेंसेस लेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। It is not permitted for the institution to issue a letter of guarantee in favor of an applicant who will use it to acquire an interest-based loan or to conclude prohibited transaction. इस्लामिक बैंक के लिए इजाजत नहीं है कि वो किसी को लेटर ऑफ गारंटी जारी करे, खास तौर पर वो बंदा जो उस लेटर ऑफ गारंटी को जाकर इस्तेमाल करेगा किसी सूदी मामले में, किसी या वो शराब का कोई कारोबार करना चाह रहा है, लेटर ऑफ गारंटी भी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, नाजायज ट्रांजैक्शन है, और उसके लिए इस्लामी बैंक की ट्रांजैक्शन उसको सिक्योरिटी दे रहा है, तो ये जायज नहीं होगा। तो ये वो बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट
It is a written undertaking by a bank. ये एक ऐसी अंडरटेकिंग है, वादा है जो बैंक लिखता है, नोन एज द इशुअर। उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में बैंक जो ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट दे रहा होता है उसे कहते हैं इशुअर। इशू करने वाला, क्या चीज इशू करने वाला? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशू करने वाला। गिवन टू द सेलर, द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो होता है जिसको उस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का फायदा होता है, ठीक है। अब खरीदार ने कहा कि जी मुझे ये चीज आपसे लेनी है कर्ज पे, क्रेडिट पे। आगे बाय ने कहा कि नहीं भाई मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट दो। तो खरीदार क्या करता है, अपने बैंक को, मिसाल के तौर पर मीजान बैंक को जाकर रिक्वेस्ट करेगा मुझे जी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट चाहिए। तो वो मीजान बैंक उसका डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट देगा किसकी फेवर में? बाय की फेवर में। तो बाय जो है वो कौन होगा? वो बेनिफिशियरी होगा। और इशुअर कौन होगा? मीजान बैंक, जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशू कर रहा है। सो गिवन टू द सेलर एज पर द बायर आर ऑर्डरर्स। इसको ऑर्डरर एप्लीकेंट, इसको क्यों बायर को एप्लीकेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरखास्त वही दे रहा है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की। अच्छा, इसको ऑर्डरर क्यों कह रहे हैं? भाई ऑर्डर, हुक्म भी वही दे रहा है, इसको ऑर्डरर भी कहते हैं, इसको एप्लीकेंट भी कहते हैं। एज पर द बायर्स इंस्ट्रक्शन और इज इशूड बाय द बैंक फॉर इट्स ओन यूज। ये भी हो सकता है कि बैंक खुद ही खरीदार हो, बैंक खुद ही खरीदार हो, बैंक अपने लिए गारंटी दे रहा हो। और ये भी हो सकता है कि किसी खरीदार के लिए वो गारंटी दे रहा हो। दोनों केसेस हो सकते हैं। अंडरटेकिंग, और किस बात की अंडरटेकिंग देता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अंदर बैंक? टू पे अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट। वो गारंटी देता है कि जनाब इतनी अमाउंट तक हम अदायगी करेंगे, इतनी अमाउंट तक हम अदायगी करेंगे इन कैश, या तो हम कैश देंगे, और थ्रू एक्सेप्टेंस और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हम या आपके कोई भी रसीद होगी जो आपको पैसे कहीं से वसूल होने होंगे उसके बदले में, या कोई भी और चीज होगी जो असासा शुमार होगी उसके बदले में हम आपको अदायगी करेंगे विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सावधान वक्त भी मेंशन हो, जब कितने अरसे के लिए। प्रोवाइडेड, बशर्ते के दैट द सेलर प्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द गुड्स कंफर्मिंग टू द इंस्ट्रक्शन। बशर्ते के जो फिरोख्त करने वाला है बंदा, वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट, दस्तावेजात जो है वो असासे की दस्तावेजात, गुड्स कंफर्मिंग टू द इंस्ट्रक्शन, ताकि वो दस्तावेजात, हाँ भाई ये हमारा मुआहदा इसके साथ हो गया है, हमारा मुआहदा इसके साथ हो गया है, ये देखें रसीदें वगैरह हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो उसको दिखाएगा ताकि कंफर्म हो जाए और बाद में उसको वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशू किया जाएगा। इन ब्रीफ, ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज एन अंडरटेकिंग बाय ए बैंक। वो कहते हैं कि मुख्तसर ये कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक ऐसा वादा है जो बैंक देता है टू पे द सब्जेक्ट, किसी जिस बंदे को इशू करता है, सब्जेक्ट से मुराद वो बंदा है जिसको वो इशू करता है, जिसके हक में, यानी सेलर वगैरह, टू कंफर्मिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द कंट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्शन, ताकि कंफर्मिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द कंट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्शन, कब कंफर्म होने के बाद? कि वो दस्तावेजात मौसूल होने के बाद कि जनाब ये मामला तय पा गया है, लिहाजा अब इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट दे दिया जाए। और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का अपना वो कहते हैं कि एक शरिया स्टैंडर्ड है, वो है शरिया स्टैंडर्ड नंबर 14। मजीद इसके बारे में जो तफसीलात हैं वो वहां पे देखी जा सकती हैं। देयर इज no Sharia objection to obtaining checks or promissory note from the debtor। नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस चलती है, अच्छा यार ऐसा करो हमें ना एक खाली चेक दे दो अपना साइन किया हो, अगर 60,000 की ट्रांजैक्शन है तो 60,000 का चेक ले लेंगे। वो चेक अपने लिए वो बताए बतौर सिक्योरिटी रखते हैं कि अगर तुमने पे ना किया तो हम यही चेक खुद जाकर आपके बैंक से निकलवा लेंगे। बैंक में कुछ भी ना हो तो असल में यही तो प्रॉब्लम होता है, बंदा भागता है बैंक के पास जाकर पैसे जमा करवाने के लिए, ताकि अगर उसने चेक जमा करा दिया तो चेक बाउंस ना हो जाए, क्योंकि चेक अगर बाउंस हो जाता है और उसके अकाउंट में पड़ा हुआ ना हो तो फिर उसके ऊपर एक और केस पड़ सकता है क्रिमिनल क्राइम का, वो फिर अदालत में उसको सजा हो सकती है। तो दो जुर्म होते हैं, बंदा इस वजह से ये फंस जाता है खाली चेक देके। केस इस वजह से होगा कि उसने एक तो अदायगी नहीं की, एक तो वो हो गया,
اور دوسرا اس ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے کم وہ جیل میں تو نہیں جا رہا, اب اس کو جیل جانے کا خطرہ ہے چونکہ اس کا چیک باؤنس ہو گیا ہے. جب چیک کے اوپر ایسے سرخ پینسل کے ساتھ وہ بینک کاٹ دے گا نا کہ یہ چیک کیش نہیں ہو سکتا, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں پڑے ہوئے, تو وہ عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس ہو جائے گا. اور وہ بندے بھاگتے ہیں اسی وجہ سے کہ جلدی سے جلدی ہم دیں. منتیں کہتے ہیں کہ یار چیک اللہ کا نام ہے, آپ بینک میں چیک نہ جمع کرانا, ہم سے پیسے لے لو. So there is a no Sharia objection to obtaining checks یا promissory note. کوئی promissory note کا مطلب ہوتا ہے وعدہ نامہ, from the debtor مکروہ سے لے لیا جاتا ہے unless not allowed by law. یہ اجازت ہے ہاں اگر کسی ملک کے قانون میں اس کی اجازت نہ ہو تو اور بات ہے. As means to force the debtor, as means یہاں means کا مطلب ہے ذریعہ, جو کہ ذریعہ بنتا ہے کس بات کا, جو مجبور کر دیتا ہے, ٹو فورس مجبور کرنے کے لیے کس کو, دا ڈیٹر, کہ ڈیٹر کو مجبور کرنا ہے کس بات پر, ٹو میک ٹائملی پیمنٹ آف انسٹالمنٹس ان کیش, تاکہ وہ جلدی جلدی اپنی انسٹالمنٹ ادائیگی کرے. ویئر بائی if the debtor pays on time such checks or promissory note shall be returned to him. ہاں اگر وہ ٹائم کے اوپر اپنی ادائیگی کر دیتا ہے تو such checks or promissory note shall be returned to him, تو اس کو اس کا چیک واپس کر دیا جاتا ہے, promissory note واپس کر دیا جاتا ہے. And in the event of default on payment, ہاں اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور ادائیگی نہیں کرتا تو کیا ہوگا, they may be produced for recovery, پھر اس کو ریکوری کے لیے اس کو آگے کیا جا سکتا ہے. The party providing these checks or promissory notes as security is entitled to obtain an undertaking from institution that they will be used only for timely recovery of its due debts without any addition. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں آپ کو چیک تو دے رہا ہوں, پرومسری نوٹ دے رہا ہوں, لیکن میری بھی ایک شرط ہے, وہ شرط یہ کہ تو آپ لوگ اس میں سے صرف اتنی اماؤنٹ کاٹیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہوگی, اس سے زیادہ نہیں کاٹیں گے. وہ یہ کنڈیشن لگا سکتا ہے. یہ تو زبانی کنڈیشن ہوگی نا.